नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज देख रहे हैं आप। दोपहर के 12:30 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। शुरुआत बड़ी खबर के साथ, जो कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जी हां, भारत को मिल गई है G20 देशों की अध्यक्षता और इस वक्त इंडोनेशिया की बाली में G20 देशों की अध्यक्षता कर रहा है और 1 दिसंबर से भारत इसका अध्यक्ष होगा। अगले साल दिल्ली में, या देश की राजधानी दिल्ली में अगले साल G20 सम्मेलन आयोजित होगा। थोड़ी देर पहले भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन में इस बात की चर्चा की, जिक्र किया, धन्यवाद दिया और निमंत्रित भी किया। साथ ही भारत आने के लिए न्योता दिया मित्र देशों को। 1 दिसंबर से G20 का अध्यक्ष होगा भारत और G20 की अध्यक्षता मिलना गर्व की बात, कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। आपको बता दें, इस वक्त इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट चल रहा है और आज इस समिट का दूसरा दिन है, जहां आज का दिन भी काफी खास, बहुत महत्वपूर्ण भारत की निगाह से भी, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करने वाले हैं, वार्ता करने वाले हैं, बहुत चर्चा होने वाले हैं बहुत विषयों पर। और इस वक्त की जो बड़ी खबर है, आपको बता दें, इंडोनेशिया ने भारत को सौंप दी है G20 की कमान और अगले साल दिल्ली में G20 समिट आयोजित होना है भारत में। भारत इसकी अध्यक्षता करेगा और यह अपने आप में बड़ी बात। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि गर्व की बात है G20 समिट की अध्यक्षता बाली में ग्रहण कर रहे हैं। भारत और बाली का बहुत ही प्राचीन रिश्ता है। एक्सेलेंसीज, भारत G20 का जिम्मा ऐसे समय ले रहा है जब विश्व जियोपॉलिटिकल तनावों, आर्थिक मंदी, खाद्यान्न और ऊर्जा की बढ़ी हुई कीमतों और महामारी के दीर्घकालीन दुष्प्रभावों से एक साथ जूझ रहा है। ऐसे समय विश्व G20 की तरफ आशा की नजर से देखता है। आज मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत की G20 अध्यक्षता इंक्लूसिव, एम्बिशियस, डिसिसिव और एक्शन ओरिएंटेड होगी। एक्सेलेंसी, अगले 1 साल में हमारा प्रयत्न रहेगा कि G20 नए विचारों की परिकल्पना के लिए और सामूहिक एक्शन को गति देने के लिए एक ग्लोबल प्राइम मूवर की तरह काम करे। प्राकृतिक संसाधनों पर ओनरशिप का भाव आज संघर्ष को जन्म दे रहा है और पर्यावरण की दुर्दशा का मुख्य कारण बना है। प्लेनेट के सुरक्षित भविष्य के लिए ट्रस्टीशिप का भाव ही समाधान है। इसमें लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट अभियान एक बड़ा योगदान दे सकता है। इसका उद्देश्य सस्टेनेबल लाइफस्टाइल को एक जन आंदोलन बनाना है। एक्सेलेंसीज, आज आवश्यकता है कि विकास के लाभ सर्वस्पर्शी और सर्वसमावेशी हो। हमें विकास के लाभों को ममभाव और समभाव से मानव मात्र तक पहुंचाना होगा। वैश्विक विकास महिलाओं की भागीदारी के बिना संभव नहीं है। हमें अपने G20 एजेंडा में वुमेन लेड डेवलपमेंट पर प्राथमिकता बनाए रखनी होगी। बिना शांति और सुरक्षा हमारी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक वृद्धि या टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन का लाभ नहीं ले पाएगी। G20 को शांति और सौहार्द के पक्ष में एक दृढ़ संदेश देना होगा। यह सभी प्राथमिकताएं भारत की G20 अध्यक्षता की थीम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर में पूर्ण रूप से समाहित है। एक्सेलेंसीज, G20 की अध्यक्षता ग्रहण करना हर भारतीय के लिए गर्व का अवसर है। हम अपने देश के विभिन्न शहरों और राज्यों में G20 की बैठकें आयोजित करेंगे। हमारे अतिथियों को भारत की अद्भुतता, विविधता, समावेशी परंपराओं और सांस्कृतिक समृद्धि का पूरा अनुभव मिलेगा।
हमारी कामना है कि आप सभी मदर ऑफ डेमोक्रेसी भारत में इस अद्वितीय उत्सव में सहभागी होंगे। साथ मिलकर हम G20 समूह को वैश्विक बदलाव का कैटलिस्ट बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमाका से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आप सुन रहे थे। अब चलिए सीधा आपको हम लिए चलते हैं बाली। श्वेता सिंह हमारे सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। कल से आप सभी दर्शकों को हर एक खबर पर तफसील से रिपोर्ट भेज रही हैं और अपडेट कर रही हैं। श्वेता, भारत का डंका बज रहा है बाली के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जलवे नजर आ रहे हैं, हिंदुस्तान का परचम लहरा रहा है और अगले साल भारत इसकी मेजबानी करेगा G20 समिट की और अध्यक्ष हो जाएगा 1 दिसंबर से। सामरिक, आर्थिक और राजनयिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण भारतीय दृष्टिकोण से? देखिए, कई बार दिक्कत क्या हो जाती है जब इस तरह के संगठन बनते हैं, G7, G20 ऐसे संगठन होते हैं, तब एक बड़ी समस्या ये हो जाती है कि वाकई ये सिर्फ दिखाने के लिए एक समूह है या फिर जमीन पर कुछ कार्य भी उनका नजर आ रहा है। इसीलिए अगर कोई देश उसकी अध्यक्षता कर रहा है, जो कि भारत के लिए अपने आप में ऐतिहासिक होने वाला है, बहुत कठिन वक्त है समूचे विश्व के लिए, चाहे रूस यूक्रेन युद्ध हो या कोविड से निकले हुए सारे देश जो अभी भी उस झटके को सह नहीं पा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें दुनिया के लिए जितनी बड़ी विपत्ति बनकर आई हैं, उस समय अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि वो समावेशी, महत्वाकांक्षी और निर्णायक हो उनका ये कार्यकाल, भारत जब अध्यक्षता करे G20 की, जब प्रेसिडेंसी हमें मिले, तो ये अहम हो जाता है। सबसे बड़ी चुनौती तो यही होती है कि इस तरह के संगठनों को केवल नाम मात्र न रखा जाए, बल्कि वाकई उनके जो काम है, जो उनके निर्णय है, उनका क्रियान्वयन जमीन पर वस्तुतः नजर आए हम सबको। क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, यही कोशिश रहती है। अब पर्यावरण की बात करना एक और है, लेकिन प्रधानमंत्री अगर उसे एक मूल मंत्र बनाकर ये कहते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए या पर्यावरण के लिए हमें आगे जाना है, महिलाओं को उसमें शामिल करना, उनकी भागीदारी जब तक नहीं हो, जब तक महिलाओं का विकास उस हिसाब से न हो, क्या समूचा एक समावेशी विकास हो सकता है? ये मुद्दे उन्होंने यहाँ पर रखे हैं। एक एक बात को यहाँ पर ध्यान से सुना भी जाता है और इसके साथ ही जो आशुतोष जिससे हमने शुरुआत की थी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही हो जाती है कि आगे क्या वो बदलाव, वो चीजें जमीन पर देखी जा सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर आज सुबह से जैसी यहाँ पे सुगबुगाहट शुरू हो गई, बाइडेन जाकर अलग अलग बैठकें करने लगे, नेटो, G7, G20 से अलग हटकर एक पूरा रास्ता निकल गया था। लेकिन आशुतोष, मैं ये भी बताऊं आपको कि यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, G20 का चूंकि यहाँ पर समिट चल रहा है, वो सब जानने में इंटरेस्टेड है और अलग अलग जो भारतीय मीडिया है यहाँ पर, उन सब से, हम सब से इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं ये पूछने के लिए कि भारत जब G20 प्रेसिडेंसी करेगा तो क्या परिवर्तन आने वाला है। तो उत्सुकता है, विश्वास भी है भारत को लेकर। सबको मालूम है रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत रुख क्या रख रहा है और सबको मालूम है कि भारत की विदेश नीति इस पर क्या चल रही है। तो ये सारी चीजें हैं विश्व पटल पर, अगर आप इस तरीके से न सिर्फ रिकॉग्नाइज होते हैं बल्कि सम्मानित किए जाते हैं, तो उसका महत्व तो हर एक भारतवासी के लिए रहता ही है। आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता, वहां की पूरी खबर को दर्शकों को जानकारी पहुंचाने के लिए, अपडेट पहुंचाने के लिए और अहमियत समझाने के लिए। देखिए, अब दर्शकों को ये खास तस्वीरें दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के मायने समझिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देखिए चेहरे पर लालिमा और एक कहते हैं कि जोश वो नजर आ रहा है, चेहरे पर खुशी, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ बयां करती है। जो बाली इंडोनेशिया से तस्वीरें निकल रही हैं, दुनिया भर में ये जा रही हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि पड़ोसी मुल्क चीन की बात कर लें, पाकिस्तान की बात कर लें, सभी की इस पर निगाहें रहती है। लेकिन श्वेता हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई है। श्वेता, आज G20 समिट का दूसरा दिन है, आज का दिन भी बेहद अहम, बेहद ही खास। ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर उसमें बात कर ले ब्रिटेन की, फ्रांस की, जर्मनी की, उन समेत 8 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मुलाकात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्विपक्षीय वार्ता करने वाले हैं। तो किस तरह से अभी आप देखती हैं? देखिए आशुतोष, समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ है, चूंकि जो जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि जो G7 की बैठक यहां पर शुरू हो गई थी, समय में परिवर्तन किया गया है और उसके अनुसार थोड़ा सा फेरबदल अब उसमें नजर आ रहा है। यहां के समय अनुसार मैं बता रही हूं और 2.5 घंटे पीछे का समय भारत में होगा। माफ कीजिएगा, हम आगे हैं, तो 3:15 बजे से 3:40 तक जर्मनी के चांसलर से मुलाकात होगी। 15:50 यानी कि 3:50 से लेकर 4:15 के लिए इटली का समय हो गया है। अब 4:20 से लेकर 4:35 तक इंडोनेशिया, 4:40 से लेकर 5 ऑस्ट्रेलिया,
5:10 से लेकर 5:40 तक यूके यानी ऋषि सुनक, जिनका सबसे अहम जिस बैठक के लिए सब प्रतीक्षा करें, और अभी यहाँ पर समय हो रहा है लगभग 3:15। तो ये सारी बैठकें अब होंगी। समय पहले अलग था। एक छोटा सा सवाल, जिस ड्राफ्ट की अब बात कर रहे हैं, उस ड्राफ्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के किस हिस्से को शामिल किया गया है, इस पर जरा जानकारी दें। देखिए, ये पहले से था कि इट इज नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, ये युद्ध का दौर नहीं है। प्रधानमंत्री ने इससे पहले समरकंद में जब ये बात कही थी, उस समय से जो बाइडेन ने इसकी बहुत चर्चा की थी, दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने इसकी चर्चा की थी कि ये कितनी बड़ी बात है। देखिए, कहने के लिए एक सामान्य सी चीज लगती है, लेकिन जिस काल में हम जी रहे हैं, क्या वहां पर युद्ध की गुंजाइश भी नजर आती है? प्रधानमंत्री ने यह सवाल उस समय उठाया था और कहा था कि यह समय नहीं है। जब ड्राफ्ट तैयार किया गया है उस समय से, हालांकि ये संकेत पहले से मिल रहे थे और हम आज तक पर ये संकेत बता रहे थे अपने दर्शकों को कि इसको इंक्लूड किया जाएगा। हालांकि जब सुबह में पोलैंड पर वो मिसाइलें गिरी, उसके बाद से एक पसुपेश में सब थे कि आखिरी ड्राफ्ट में किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि क्या पता क्या हो जाए। अमेरिका उस समय माथापच्ची ही कर रहा था, लेकिन जैसे धीरे धीरे फिर कुछ विदेशी एजेंसी से ये स्पष्ट हुआ कि नहीं, यूक्रेन की ओर से वो जो दागी गई थी मिसाइलें रक्षा के लिए, रशिया से आती हुई मिसाइलों की, वो डिफ्लेक्ट होकर पोलैंड पर गई थी। तो उसके बाद लगा कि नहीं, अब संकट के बादल उस हिसाब से युद्ध के नहीं है, और इसका सीधा मतलब था कि हम शांति की बात कर सकते हैं, जिसकी बात भारत करता है। तो भारत ने यह कहा नॉट एन ईरा ऑफ वॉर, और उसे इस ड्राफ्ट में शामिल किया गया। आशुतोष, बिल्कुल, युद्ध का वक्त नहीं है, दुनिया ऐसे झेल नहीं सकती। बहुत बहुत शुक्रिया श्वेता सिंह, इस पूरी खबर पर जानकारी दर्शकों को पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण।